हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद शेखर सर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं एवं दर्पणों का उपयोग क्या क्या होता है। तो इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का परावर्तन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों हमने जाना था कि हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसका कारण प्रकाश का एक गुण होता है जिसे हम परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो टकराने के बाद वो हमारी आंखों तक आती हैं, तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं, मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आज की वीडियो में हम दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा प्रतिबिंबों के बारे में जान लेते हैं कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिबिंबों के बारे में देखते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी दर्पण, जल या चमकीली सतह के सामने रखते हैं तो वस्तु की आकृति दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों जैसे जब कभी हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें हमारी ही आकृति दिखाई देती है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब हम अपना चेहरा हम दर्पण में देखते हैं तो हमारी ही आकृति दिखाई देती है, तो वो हमारा प्रतिबिंब होता है। ऐसे ही अगर किसी वस्तु को दर्पण के सामने या फिर चमकीली सतह के सामने रख देते हैं तो उसी वस्तु की आकृति दिखाई देगी, जिसे क्या बोलेंगे हम, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यह प्रतिबिंब बनता क्यों है? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वो परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद में उस वस्तु की जो किरणें, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, वो एक दूसरे को काटती हैं या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में, कि ये जो किरणें आ रही हैं इस तरीके से, देखो ये किरणें आ रही हैं और इस बिंदु पे आके टकरा रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। तो अगर ये काट रही हैं, इस काटने के कारण ही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो प्रतिबिंब निर्माण कब होता है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं तो या फिर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज कहते हैं, दूसरा आभासी प्रतिबिंब जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं थोड़ा, क्या क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो जब प्रकाश की किरण आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक उत्तल दर्पण लिया है मैंने, ये उत्तल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है ये, ठीक है। यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद इस दिशा में सीधे परावर्तित हो जाती है, और एक किरण इस तरह ध्रुव से टकराती है और इस तरीके से परावर्तित हो जाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो किरणें हैं ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस बिंदु पे बनेगा। अब देख पा रहे हैं ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो तो जो वस्तु है वो तो ऊपर है, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। इसका मतलब उल्टा बन रहा है। वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। तो यहाँ से ये क्लियर है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेंगे? उल्टे बनेंगे, ठीक है। और इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम आभासी प्रतिबिंबों के बारे में। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इसमें क्या होता है दोस्तों कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, बल्कि किसी बिंदु से ऐसा लगेगा जैसे किसी बिंदु से वो आ रही हैं, ठीक है।
अब काट नहीं रही हैं, बस प्रतीत हो रहा है कि वो किसी बिंदु से आ रही हैं, तो इसलिए ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। ठीक है, इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये हमेशा कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक किरण इस तरीके से दर्पण से टकराई और इस तरीके से लौट गई, और एक किरण इस तरीके से ध्रुव पे टकराई और टकराने के बाद ऐसे परावर्तित हो गई। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये किरणें आगे कहीं मिलती नहीं है, ऐसे आगे मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन किरणों को आगे जब बढ़ाते हैं, ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि आगे ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिंदु इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि वास्तव में ये आ नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और यहाँ पे जिधर बिंब है उधर ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कि सीधा बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा होगा, सीधा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं, इससे आगे अब बात करते हैं हम दर्पणों के बारे में। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसके एक सतह परावर्तक का काम करती है और दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। आगे चलते हैं। तो हम पहले यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में देख लेते हैं। समतल दर्पण क्या होते हैं? तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल, और दूसरी साइड पर क्या हुआ, चांदी या पारे का लेप किया हुआ हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं हम, समतल दर्पण। जैसे मान लो ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, तो ये प्लेन है, इसकी एक सतह पर क्या कर देंगे हम, पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से। तो जब इस तरीके से हम पॉलिश कर देते हैं तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा, क्योंकि इसकी एक पृष्ठ कैसी है, समतल है, प्लेन है, स्मूथ है। ठीक है, तो इस प्रकार बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है समतल दर्पण, इसके एक साइड में पॉलिश की हुई है इधर, और दूसरी साइड क्या है, समतल है। ठीक है, तो अब हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो पहला यहाँ पे देखो, पहले इस चित्र से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एक समतल दर्पण है। ठीक है, इसके सामने एक वस्तु रखी है ए बी, जिसकी ऊंचाई क्या है, h0। अब यहाँ से एक किरण दर्पण पे सीधा जाती है ऐसे, ठीक है, और वापस लौट जाती है, और एक किरण ऐसे जाती है और ध्रुव से टकराती है और इस तरीके से परावर्तित हो जाती है। तो क्या ये किरणें मिल रही हैं, नहीं मिल रही, लेकिन इनको हम इन किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं तो ये इस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ए डैश बिंदु पर मिल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ए डैश बिंदु से ये किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। क्यों होगा, क्योंकि किरणें काट नहीं रही हैं। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव आभासी। समझ पा रहे हैं? और दूसरा सीधा होगा, जिधर वस्तु है उधर ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, और वस्तु के आकार का होगा, जितनी ऊंचाई की वस्तु है उतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु के आकार के बराबर। समझ पा रहे हैं? आगे देखते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई के दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब, अगर किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब हमें देखना है तो दर्पण उसकी ऊंचाई का आधा तो होना ही चाहिए। जैसे मान लो आपकी लंबाई 5 फीट है, तो आप पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 2.5 फीट का मिरर चाहिए। ठीक है, तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम समतल द्वारा
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेग से आती है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गतिशील करता है। कहने का मतलब अगर वस्तु इधर से जा रही है इस तरीके से, अगर वस्तु यहाँ पे है, पहले b बिंदु पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा b डैश पर। लेकिन जैसे ही ये v वेग से चलना स्टार्ट करती है तो इधर से चला, ये तो इधर से चली, तो प्रतिबिंब भी इधर से चलेगा, इधर आएगा दर्पण की ओर, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा लगेगा हमें, जैसे 2v वेग से गतिशील हो रहा है, क्योंकि हम भी चल रहे हैं, उधर से प्रतिबिंब भी चल रहा है, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 2v वेग से गतिशील प्रतीत होता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। समतल दर्पण में सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब में दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिस्थापन या पार्श्व परिवर्तित प्रतिस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो ये दायां भाग है ये बाईं ओर दिखाई दे रहा है और जो बायां भाग है ये दाईं ओर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जो टी शर्ट पे जो अक्षर लिखे हुए हैं ये रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है, उल्टे दिखाई देते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिस्थापन या पार्श्व परिवर्तित प्रतिस्थापन कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिबिंबों की संख्या। तो प्रतिबिंबों की संख्या की बात करते हैं यहाँ पे। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो केवल एक प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं ना दर्पण में, मिरर में, तो हमें केवल हमारा ही चेहरा दिखाई देता है, एक ही प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर दो प्रतिबिंब ऐसा करते हैं अगर हम कि दो दर्पणों को एक फिक्स एंगल पे सेट करते हैं, उनके बीच में मतलब उन दोनों के बीच में इस तरीके से एक दूसरे पर रखें कि उनके बीच में कोई कोण थीटा हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे जैसे एंगल को बदलते जाएंगे हम, प्रतिबिंबों की संख्या बदलती जाएगी। तो ये किस तरीके से होता है देखते हैं। तो इसके लिए दो सूत्र यहाँ पे प्रतिबिंबों की संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो दो सूत्र हमारे सामने निकल के आते हैं। पहला n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 और दूसरा है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। अब ये दोनों जो सूत्र हैं, जो फॉर्मूला हैं, ये कब यूज में लिए जाते हैं, किस तरीके से, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिख रहा है अगर 360 अपॉन थीटा का मान क्या हो, एक इंटीजर हो, एक पूर्णांक संख्या हो, कहने का मतलब संख्या पर में ना हो, अपर में ना हो एवं दशमलव में ना हो या भिन्न के रूप में ना हो, तो वो संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इनमें प्लस माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब, पूर्ण का मतलब पूरी होनी चाहिए, कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो माइनस की संख्या इसमें आ जाती है, जैसे -1, -2, -3, -4, जीरो भी इसमें काउंट है, और प्लस की संख्या 1, 2, 3, 4 जो भी है वो सभी इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो अगर 360 अपॉन थीटा का मान एक इंटीजर संख्या है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। और अगर पूर्णांक नहीं है, कोई रेशनल या इरेशनल संख्या है, नंबर है, तो कौन सा यूज करेंगे हम फॉर्मूला, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं कुछ, वहां पे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि n दर्पणों को बहुभुज की तरह रखा जाए तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। n दर्पणों को बहुभुज की तरह रखा जाए मतलब n दर्पणों को बहुभुज की तरह मतलब एक साथ में विभिन्न कोणों पे रखा जाए तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। इसका उपयोग बहुदर्शी या कैलाइडोस्कोप बनाने में किया जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कैलाइडोस्कोप होता है। इसकी सहायता से क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे प्रतिबिंब एक साथ बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रतिबिंब एक साथ बनते हैं। इसमें क्या होता है, 2 या 3 जो दर्पण होते हैं समतल दर्पण, उनको फिक्स एंगल के साथ में रखा जाता है और उसे किसी ट्यूब में लगा दिया जाता है और वहां पे उसमें कुछ कांच के या हीरे के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। और जब हम उसमें होके देखते हैं कैलाइडोस्कोप में, तो वो जब हिलते हैं
तो उनके कई सारे प्रतिबिंब बनते हैं जिससे अनेक प्रकार की आकृतियां बनती हैं। ठीक है, तो वहां पे खिलौनों के रूप में भी कैलाइडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, यदि दो दर्पणों के बीच में 30 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे थीटा का जो मान दे रखा है वो कितना है, 30 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 360 में 30 का डिवाइड करेंगे पहले। तो ये देखना है कि जो संख्या, जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो इंटीजर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो 12 है ये इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब 12 इंटीजर नंबर है तो फॉर्मूला कौन सा होगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह 30 रख देते हैं और -1 करेंगे तो यहाँ पे 12 माइनस 1 आता है। तो 12 में से 1 लेस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 11। तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 11 होगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। यदि दो दर्पणों के बीच में 75 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसको भी देखते हैं। पहले यहाँ पे वही सेम करना है, यहाँ पे ये देखना है कि 360 में जब हम 75 का डिवाइड करते हैं तो इंटीजर नंबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर प्राप्त होता है, इंटीजर नंबर प्राप्त हो रहा है तो -1 कर देंगे, अगर नहीं होता है उस केस में आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 360 में 75 का भाग देते हैं। ठीक है, तो जब भाग देते हैं तो हमारे पास 4.8 निकल के आता है। ठीक है, तो ये दशमलव में संख्या प्राप्त हो रही है, हमारे पॉइंट में संख्या प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब ये इंटीजर नंबर तो नहीं है। ठीक है, अब इंटीजर नंबर नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 360 अपॉन थीटा वाला, ये लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 75, तो 75 रख दे देंगे। तो यहाँ पे 75 का डिवाइड करने पर n की वैल्यू आती है 4.8। तो हम इसमें दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जो पॉइंट में जो संख्या आ रही है इसको हम हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। और जो आगे की जो मतलब जो इंटीजर वैल्यू प्राप्त हो रही है, जो आगे की जो संख्या है 4, वही हमारे प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा, 4। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम समतल दर्पण के उपयोगों के बारे में। तो समतल दर्पण के मोस्टली उपयोग आप जानते हैं। सबसे पहले सेविंग, जब हम सेविंग वगैरह करते हैं तो हाँ चलिए, तो सेविंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब सेविंग बनाते हैं तो दर्पण का ही प्रयोग करते हैं ना। समतल दर्पण प्लेन मिरर ही तो होता है वो। ठीक है, ग्रूमिंग में भी इसका भी, ग्रूमिंग का मतलब होता है साज सज्जा, जो घरों की साफ सफाई की जाती है तो उसे ग्रूमिंग बोलते हैं। ठीक है, मेकअप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैलाइडोस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैलाइडोस्कोप जिसे हम बहुदर्शी, मतलब बहुत सारे चित्र एक साथ बनते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में इसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप को परिदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, ये कैलाइडोस्कोप ही है। इसमें ये तीन प्लेन मिरर हैं, इनको एक फिक्स एंगल के साथ में एक दूसरे के साथ रखा जाता है और ये जो ट्यूब है इसमें हम इसे रख देते हैं। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसका आगे का जो पार्ट होता है, इसमें कुछ कांच के टुकड़े या फिर हीरे वगैरह डाल दिए जाते हैं। और जब हम इसमें होके देखते हैं तो ये हिलते हैं, तो इससे कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं, जिनका उपयोग, सुंदर आकृतियां बनती हैं तो इनका उपयोग खिलौनों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुदर्शी के बारे में देख लेते हैं। कैलाइडोस्कोप क्या होता है।
कैलाइडोस्कोप में दो या दो से अधिक समतल दर्पणों का पर एक निश्चित कोण पर लगे होते हैं। कहने का मतलब जो कैलाइडोस्कोप होता है उसमें दो या दो से अधिक समतल दर्पण एक निश्चित एंगल पर लगे होते हैं, जिससे एक वस्तु के कई सारे प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। कैलाइडोस्कोप का उपयोग सुंदर आकृतियां बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अब पारदर्शी के बारे में देखते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? तो पेरिस्कोप का उपयोग कहाँ होता है? पनडुब्बियों में होता है। कहाँ पे होता है? पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होती है? जो समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं, एक तरीके से समुद्र के अंदर चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये इस तरीके की जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये पेरिस्कोप है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ से इस तरीके की होती है, ये अंदर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला जो ये दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जो बाहर निकला रहता है पानी से, और नीचे जो पनडुब्बी होती है उसमें इस तरीके से लगा होता है। तो जब हम किसी बाहर की वस्तु को, दूर की वस्तु, पनडुब्बी से दूर की वस्तु को देखना होता है, तो जैसे यहाँ पे दर्पण दर्पण है ये, ठीक है, यहाँ से किरण जाएगी, इस पे टकराएगी, और इस पे टकराने के बाद यहाँ पे भी एक क्या लगा होता है, प्लेन मिरर लगा होता है। तो ये किरण यहाँ से जाएगी और यहाँ पे टकराएगी, और इस तरीके से ये ऐसे बाहर जाएगी। तो इस तरीके से जो दूर की वस्तुएं होती हैं उनको हम देख पाते हैं पेरिस्कोप के द्वारा। इसका उपयोग कहाँ होता है? पनडुब्बियों में होता है। आई होप आप समझ पाए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पणों के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ठीक है, तो ऐसे दर्पण जिन्हें एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई होती है तथा दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करे, उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। कहने का मतलब यहाँ पे इस डायग्राम से, इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये एक गोला है। ठीक है, ये खोखला गोला मान सकते हैं कांच का। तो इसका हमें, ये एक खोखला गोला हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसमें इसके दो भाग काट लेते हैं। इसे हम काट लेते हैं इस तरीके से, एक भाग ऐसे कर लिया और एक भाग ऐसे कर लिया। ठीक है, काट लिया हमने, खोखला है। तो हम क्या करेंगे अब इस पे, किसके ऊपर, एक पे तो इस साइड तो ऊपर वाले भाग पे पॉलिश कर दें। ठीक है, और इसमें अंदर वाले भाग पे पॉलिश कर दें। तो दो हमारे पास जो दो स्पेरिकल मिरर प्राप्त हुए, यहाँ पे दो प्रकार के हुए। एक तो ऐसा है जिसके ऊपर के भाग पे पॉलिश हो रही है, और एक ऐसा है जिसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश हो रही है। तो ऊपर वाले भाग पे पॉलिश हो रही है, अंदर वाले भाग कैसा है? परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। तो जो अंदर धसा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। तो ऐसे गोलीय दर्पण को तो क्या कहेंगे हम? कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। और जिसका अंदर धसा हुआ भाग पे पॉलिश है और उभरा हुआ भाग किसका काम कर रहा है? परावर्तक का काम कर रहा है, क्योंकि अंदर तो पॉलिश है, तो परावर्तन किससे होगा? ऊपर की सतह से होगा। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। आप, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। ऐसे दर्पण जिन्हें एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई होती है तथा दूसरी सतह क्या होगी? परावर्तक का काम करे। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल का मतलब होता है नीचे वाला, नीचे वाला। ठीक है, तो जिसमें नीचे वाला जो तल होगा वो परावर्तक का काम कर रहा है, तो वो क्या होगा? अवतल दर्पण। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, यानी कि ऊपर का। तो जिसमें ऊपर का भाग किसका काम करे? परावर्तक का काम करे। ठीक है, तो वो कौन सा हुआ? उत्तल दर्पण होगा। तो ये दोनों यहां से क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण क्या होता है देखते हैं। कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग किसका काम कर रहा है? परावर्तक का। ठीक है, अवतल का मतलब होता है अंदर वाला भाग। ठीक है,
तो अंदर वाला भाग जो धसा हुआ भाग है वो परावर्तक का काम करे और उभरे हुए भाग पे क्या हो, पॉलिश। मतलब ये ऊपर वाले भाग पे क्या हो रखी है, पॉलिश हो रखी है, और अंदर वो जो धसा हुआ भाग है वो किसका काम कर रहा है, परावर्तक का काम कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ है वो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है या इकट्ठा कर देता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग मिरर। क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब इस पे प्रकाश की किरणें इस तरीके से आती हैं तो ये इन किरणों को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है। ठीक है जी, इस बिंदु पे यहाँ पे इकट्ठा कर दी। ठीक है, तो एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। क्योंकि अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा कर, एक तरीके से इकट्ठा करना। ठीक है, फोकसित कर देता है, एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देना ही अभिसारी कहलाता है। इसलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं हम, अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी जो किरणें जा रही हैं ये टकराने के बाद में परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही हैं और टकराने के बाद में एक बिंदु पे इकट्ठा हो रही हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, इसलिए अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आगे चलते हैं, अब देखेंगे हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, तो पहला तो ये प्रकाश को सिकुड़ता है, मतलब एक जगह पे लाके इकट्ठा करता है। ठीक है, दूसरा है छोटी वस्तुओं को बड़ा करने का काम करता है, मतलब कि जो छोटी चीजें होती हैं उन्हें बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए इसका प्रयोग डॉक्टर आंख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय इसका उपयोग करता है, और जो दंत चिकित्सक होते हैं वो भी इसका उपयोग दांतों को बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। टॉर्च में इसका प्रयोग होता है, कारों में इसका प्रयोग होता है, स्कूटरों के जो हेडलाइट होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करता है। ठीक, इसलिए इसका प्रयोग टॉर्च, कारों एवं स्कूटरों में भी होता है हेडलाइट के रूप में। सेविंग दर्पण में इसका प्रयोग होता है, सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण के उपयोग जिनका हम हमारे दैनिक जीवन में महत्व देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, बताया था मैंने कि उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ भाग। मतलब अगर उभरा हुआ भाग परावर्तक का काम कर रहा है तो धसे हुए भाग पे क्या होगी, पॉलिश। तो इसके अंदर धसे हुए भाग में क्या हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी, और उभरा हुआ भाग किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का। तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का, और अंदर धसा हुआ भाग किसका काम, अंदर धसे हुए भाग पर क्या हुई हो, पॉलिश। तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, मतलब ये किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, मतलब कि डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये किरणों को फेंकता है, दूर फेंकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक किरण ऐसे आई और टकरा के ऐसे हट गई, ये किरण ऐसे आई और टकरा के फैल गई, इसने ये किरणों को फैला रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो इसलिए इसे अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण के उपयोग। तो ये उत्तल दर्पण का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो जो अवतल दर्पण था वो किरणों को क्या कर रहा था, एक जगह इकट्ठा कर रहा था, जबकि ये क्या करता है, बिखेरता है। सॉरी, ठीक है, ये क्या करता है, बिखेरता है किरणों को। ठीक है, और ये वो क्या कर रहा था, अवतल दर्पण क्या कर रहा था, वो छोटे को बड़ा करके दिखा रहा था, जबकि ये क्या करता है, बड़े को छोटा करके दिखाता है। अब ये बड़े को छोटा करके दिखाता है, इसीलिए इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पीछे अगर कोई बड़ी वस्तु, जैसे मान लो कोई ट्रक आ रहा है, तो उसे छोटा करके ये इसमें कहाँ दिखाएगा, इसमें अपने दर्पण में
दिखा देगा और हम उसे देख पाते हैं। ठीक, तो इसका उपयोग स्कूटर, मोटर, बस आदि के पीछे वाहनों में साइड मिरर के रूप में भी होता है। स्ट्रीट लैंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि स्ट्रीट लैंप में जब लाइट जलती है तो इसका जो आगे का जो मिरर होता है या जो कांच होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। जैसे ही लाइट ऑन होगी तो जो प्रकाश होगा ये क्या करता है? ये फैलाता है किरणों को। तो जो प्रकाश किरणों को ये क्या करेगा? फैलाएगा, तो हम दूर तक उजाला कर सकते हैं। इसीलिए इसका उपयोग स्ट्रीट लैंप में किया जाता है। आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं हम गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में जो सामान्यतः जो वर्ड्स यूज होते हैं उनके बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ध्रुव के बारे में। ध्रुव क्या होता है? तो पहले यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे ये एक गोला हो गया, तो ये इसमें से एक भाग हमने काट लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। तो पहले हम ध्रुव के बारे में बात करते हैं। तो ध्रुव से पहले हम पहले वक्रता केंद्र को देख लेते हैं। ठीक है, समझना थोड़ा आसान रहेगा। तो वक्रता का केंद्र क्या होता है? ये जो गोलीय दर्पण है ये इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, दिख रहा है। ठीक है, तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? हम वक्रता केंद्र। इस पूरे गोले का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा यहां से क्या निकली वक्रता केंद्र की कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये गोलीय, जिस गोलीय दर्पण का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यही लिखा अभी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का भाग है ये। ठीक है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसे हम किससे दिखाते हैं? सी से। ठीक है, समझ पाए? ठीक है, अब हम बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? तो जो गोलीय दर्पण होता है ना, ये जो गोलीय दर्पण है, जो गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? एम से लेके एन तक। ठीक है, तो जो परावर्तक पृष्ठ है इसका केंद्र, केंद्र का मतलब इसके बीच का बिंदु, बीच का बिंदु कहाँ? ये यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बीच का बिंदु क्या कहलाता है? जो केंद्र होता है परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, उसे क्या बोलते हैं हम? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। तो ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को या केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाए। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। ध्रुव हो गया हमारा। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ध्रुव, एक तो ध्रुव ये रहा पी, और एक क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो ये जो लाइन सीधी दिख रही थी इसे क्या बोलते हैं? हम मुख्य अक्ष। और इसे किससे दिखाते हैं? ओ से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो ये हमारा इसमें यहाँ पे देखो डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ध्रुव है P और जो वक्रता केंद्र है C, इसके जो बीच की दूरी होती है इसे क्या बोलते हैं? हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्या लिख रहा है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसने इस तरीके से बताया है कि ये इस गोले का भाग है पूरे का। ठीक है, तो इस गोले की त्रिज्या का क्या हुई? P से लेके C तक ही हुई, तो ये वाली दूरी हुई। ये दूरी क्या थी? वक्रता त्रिज्या। हमने क्या कहा था कि ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वही बात वही होगी, सेम बात हो गई। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। किससे दिखाते हैं इसे? आर से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं हम द्वारक की। द्वारक क्या होता है? द्वारक क्या होता है? ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, इसकी जो व्यास है इसका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो व्यास है, ये लंबाई है, इसे क्या बोलते हैं हम? द्वारक कहते हैं। तो लंबाई कितनी हुई? m से लेके n तक, ठीक है, ये पूरी ये लंबाई क्या कहलाती है? द्वारक। परिभाषा देख लीजिए, वही सेम। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, ये यहाँ से यहाँ तक गोलीय दर्पण हो गया ये पूरा, इसका परावर्तक पृष्ठ ये हो गया। तो इसकी ये जो वृत्ताकार सीमा है, ये क्या कहलाती है? सीमा रेखा का व्यास, मतलब ये जो व्यास है यहाँ पूरा टोटल, ये क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाता है। ठीक है, समझ पाए हैं आप? ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस क्या होता है? इसे किससे दिखाते हैं? एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मुख्य फोकस क्या होता है? एक परिभाषा तो हम इस तरीके से ले सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या पर स्थित मध्य बिंदु। वक्रता त्रिज्या क्या है? P व C। ठीक, P से C तक की दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, मतलब R। ठीक है, इसके जो बीच में जो बिंदु है, ये बीच में कौन सा बिंदु है? F। ठीक है, C और P के बीच में बिंदु, मध्य बिंदु कौन सा है? F। तो इस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम? दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा देखिए इसे, वक्रता त्रिज्या पर स्थित मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है। कहने का मतलब जैसे ये एक दर्पण हो गया, ठीक है, जब इस पे किरणें आती हैं ऐसे आती हैं, तो टकराने के बाद ऐसे वापस लौट जाती है, तो जिस बिंदु पे आके मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ पाए हैं आप? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से, ये ध्रुव हो गया, ठीक है, ये ध्रुव हुआ और फोकस हो गया। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और किससे दिखाते हैं इसे? एफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक है, ये P से F तक के जो बीच की दूरी है क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। अब देखो, फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जबकि P से F तक की दूरी फोकस दूरी, P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। तो और ये जो F बिंदु है, ये इसके बीच में है, किस पर? वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो कहने का मतलब ये जो फोकस दूरी है, ये अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? दुगनी है। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है पूरी, ये एफ की कैसी होती है? दुगनी होती है। मतलब एक यहाँ तक, एक P से F तक और दूसरा F से C तक। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक F और यहाँ से यहाँ तक भी F, तो R बराबर क्या हो गया? 2F। ये भी F और ये भी F। ठीक, तो R बराबर क्या हो गया? 2F। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये देख सकते हैं कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए, ठीक है, ये केवल छोटे द्वारक होते हैं, उन्हीं गोलीय दर्पणों पे अप्लाई होता है, ज्यादातर छोटे ही होते हैं दर्पण। दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, मतलब R बराबर 2F। अगर हमें F निकालना है तो 2 का इधर डिवाइड हो जाएगा, तो F बराबर F बराबर R/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये वस्तु को बिंब कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो और मैं आपको चीज़ों को सही से समझा पा रहा हूँ, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इससे हम नेक्स्ट वीडियो में अगली बार जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।